अस्सलाम वालेकुम, आई एम नशवा मेकिन एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, द पाथवे टू कमिटमेंट। सो मेनली आवर डिस्कशन जो हमारी आज होगी इज़ अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट लव। और स्पेशली आजकल के ज़माने में आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डाइवोर्सेस बहुत हो रही हैं, यू नो, the kids relationships with their parents is not the same. तो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए we have our renowned psychiatrist Dr. Raheel Kareem. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। We will be talking about the pathway towards commitment. तो मुझे बताएं what is commitment? कमिटमेंट की दो डेफिनेशंस हैं। एक तो डेफिनेशन है कमिटमेंट की is the act of deciding to marry. So and the other kind of definition refers to having unselfish feelings of love for those who we love, and that we also want to enter into a khas or an exclusive relationship with that person. So what is the difference though, you know, between commitment and marriage? Commitment जो है has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. Marriage तो हो सकती है, but it may not necessarily come with a commitment to love and, you know, spend the rest of your life peacefully with the other person. So a person who's choosing to marry is being forced into marriage without any true desire to become close and intimate is making a decision. He's not making a commitment. So commitment and marriage are not synonymous. Sometimes commitment has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. तो simply अगर इसको explain करना है कि एक शख्स जो marriage को choose कर रहा है और is being forced into that marriage may not have a true desire to become close and intimate. हो सकता है उसके views, interest फ़र्क हों। तो यहाँ पे वो जो शख्स शादी करने जा रहा है, he is making a decision, which may not necessarily carry a commitment with it. Families हो सकता है और चीज़ें देख रहे हों, उसमें कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत का एलिमेंट शायद वो देख ना रहे हों। वो ये ना देख रहे हों कि इस रिश्ते में जब हम ये तय कर देंगे इसमें क्या लव, लॉयल्टी और लॉन्ग लाइफ पैक्ट की चीज़ें भी इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि हमारे माशरे में थोड़ा सा फ़र्क है, हम प्यार, मोहब्बत, लॉयल्टी के लिए शायद अपने बच्चों को शादी के बंधन में नहीं बांधते। ख़ानदानों का फोकस इज़ ऑन डिफरेंट थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल मे वांट टू मैरी देयर चिल्ड्रन इन अ रिच फैमिली और इन अ फैमिली ऑफ अ हायर स्टेटस देन देम। कई दफ़ा जो वडेरों की ख़ानदानों में शादियाँ होती हैं तो वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के को एंगल को भी रखा जाता है। वो ये भी देखते हैं कि अगर कज़न के साथ शादी हो जाए, चाहे वो सूटेबल है नहीं है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, ज़मीनें कटें। सो द फैमिली का एजेंडा इज़ टोटली डिफरेंट एज अपोज टू व्हाट द कपल में वांट। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि ये इस कपल की मेंटल और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी क्या है, दोनों की तालीम कैसी है, दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, दोनों का टेम्परामेंट कैसा है। ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं या जो प्यार की मैरिजेज़ होती हैं। एंड नॉट टू से कि अरेंज मैरिज की आउटकम इज़ एनी डिफरेंट विद प्यार का मैरिज, एज बिकॉज लव कैन ऑल्सो फिजल आउट। तो कई दफ़ा अगर वालदैन आपके कॉमन डिनोमिनेटर्स दे के शादी करते हैं, लेकिन अगर उसमें वो शख्सियात का मैच देख लें, बच्चों का एजुकेशन का स्टेटस देख लें, अगर वो देख लें कि इनमें कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तो दोज मैरिजेस आर मोर लाइकली टू वर्क देन नॉट। अब हमने ये भी देखा है कि मैरिज, इवन अरेंज मैरिज, कैन इवेंचुअली इवॉल्व इन अ ट्रूली कमिटेड रिलेशनशिप। सो कमिटमेंट कैन बी स्केरी। हाँ, ये तो इतना प्लेजेंट इमोशन नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट में फ्यूचर इन्वॉल्व है। हाँ, और फ्यूचर को foresee करना involved है। So in order to commit ourselves to the other, we must have the courage to understand कि ये immediately outcome based हम इसको नहीं देख सकते, but you must have the courage, the love, the willingness to struggle, and most importantly knowing the art of giving and receiving.
and engaging in positive risk taking and being able to work through कि अगर फ्यूचर अनसर्टन होगा तो मेरे में ऐसी शख्सियत के ऐसे पहलू हैं जिनको मैं वो नेगेटिव इवेंट्स जो शादी में या प्यार में आते हैं उनको मैं ओवरकम कर सकूँगा। वो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर सिक्योर फील नहीं करते और आप अपने आप को जानते नहीं हैं। सो यू मस्ट नो हु यू आर, what you want in life, where you want to go from there, how much are you willing to struggle, how much are you willing to stretch yourself। रिश्तों में हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे बंदे को चेंज कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगी, तो दूसरा बंदा तो कंट्रोल में नहीं है ना आपके। जो आपके अंदर कंट्रोल है वो आपकी ज़ात है। कॉमनली देखता हूँ कि जब दूसरे को आप चेंज करना शुरू करते हैं ना बजाय अपने आप को, और ये भी पता होना चाहिए इंसान को कि मैं अपने बारे में भी क्या चेंज कर सकता हूँ और क्या नहीं चेंज कर सकता। इससे आगे जाना कमिटमेंट और रोमांस जो है ये टोटली फ़र्क चीज़ें हैं। ये भी ज़रूरी है कि आदमी और औरत दे हैव डिफरेंट बॉन्डिंग जोन्स एंड दे रिएक्ट डिफरेंटली विद क्लोजनेस, ठीक है। और जैसे आदमी हमारे माशरे में पलते हैं बढ़ते हैं तो वो औरतों की काफ़ी सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, ठीक है। अगर कोई लिबरल ओपिनियनेटेड एक्सप्रेसिव औरत हो तो वो समझते हैं कि यार ये शायद कुछ ठीक नहीं है। और कमिटमेंट भी है और रिश्तों के भी रिदम्स होते हैं, हाँ, और इनकी एक टाइमिंग होती है। कमिटमेंट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि कमिटमेंट इज़ फंडामेंटली एन एटीट्यूड, और ये स्टैटिक नहीं रहती कमिटमेंट। इवन 15, 20, 30 साल की शादियों में भी तो कमिटमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ फ्लूइड, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग और इवॉल्विंग। तो सस्टेनिंग कमिटमेंट एक अलाइव सा प्रोसेस है, ये सारी ज़िंदगी का प्रोसेस है, और जितना भी आपका लंबा रिश्ता है उसमें कमिटमेंट का लेवल ऊपर नीचे होगा और इवॉल्व भी होगा। तो इवॉल्व ये पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है और नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। और ये कैसे प्रोसेस इवॉल्व होगा इज़ थ्रू डीलिंग विद डेली एनकाउंटर्स विद वन अनदर। कमिटमेंट इज़ इंटेंशन। ट्रूली मैं किसी और शख्स के लफ्ज़ों में इसको बयान करूं, सो इट इज़ लव इन एक्शन इन अ गुड रिलेशनशिप। It's an intention and love in action in a good relationship. Yeah, that describes commitment very well. So commitment में हर intentional act of love जो है उसका एक मानी होता है in that moment, और वो मानी अगर बहुत सारी मानी अगर इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे मोमेंट्स में, सो ये सोलिडिफाई करता है रिश्ते को, और बॉन्ड जो है आपका ग्रो करता है रिश्ते के अंदर। तो मैंने कहा कि ये फ्लक्चुएट करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें देखना कि एक दफ़ा अगर कमिटमेंट कर ली प्यार मोहब्बत की, 10 साल की शादी भी होगी, ये फिर भी फ्लक्चुएट करता है। सो इट कैन चेंज विद टाइम एंड विद फर्दर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद योर पार्टनर। मोहब्बत, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मोहब्बत एंड लव? मोहब्बत जो है ना, लव इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको कॉन्स्ट्रक्ट बताऊँ ना कि कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज़ होती है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं है, हाँ। तो हर शख्स की अपनी डेफिनेशन है प्यार की। So that is why it's a construct. It is shaped by their own life experiences. The desire for love is a fundamental human drive. that is Most powerful drive. No matter who we are, what we do, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई हंसाए, हमें कोई खुश रखे, हमें कोई समझे, हमारे जो दुख दर्द हैं या खौफ हैं या उदासी के मोमेंट में हमारे उनके साथ रहे, एंड समवन टू मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। हाँ, ये नहीं कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हमें मिलता रहे, हम उसको अब्जॉर्ब करते रहे। प्यार के रिश्ते को या लव के रिश्ते को समझने के लिए एक एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। हाँ, यू कैनॉट कंप्लीट दिस एक्सप्लोरेशन विदाउट एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस ऑफ लव इटसेल्फ। देखें ना, शुरू में इट हैज़ अ टमल्चुअस ऑनसेट, बट नेवरदलेस इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस स्टेजेस, from the heightened expectations of romance to the depth and security of a mature commitment. कुछ वजूहात हैं कि basic reason है why most people find love so difficult to achieve. Although हमारी सबकी sincere wishes होती हैं और realistic goals होती हैं to start to love others, but it is also driven by our primitive, deep-rooted fantasies and the way we brought up. तो कह रहा हूँ कि अनकॉन्शियस फोर्सेस इम्पॉर्टेंट हैं
rather than the conscious ones, which will shape our need to love and to be loved. और इसमें कई रोड ब्लॉक्स आएंगे as we move from being alone, यानी कि अकेलेपन से इकट्ठा होना, जिसको सेंस ऑफ वननेस कहते हैं, ये भी एक रास्ता है। और इस पाथ में आगे जाके कमिटमेंट आती है इवेंचुअली। इसमें जो कोई नेगेटिव बातें हैं या सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स हैं जो हमें पुराने रिश्तों में हमने एक्सपीरियंस किया, या कुछ रिश्ते हम खुद सैबोटाज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लव और टू मेक अ मैरिज स्ट्रॉन्गर, it is essential to understand who you are as a person, the fantasies that you have in the search of love. So it brings us to the next important aspect, the quest of love. यानी कि 3 बहुत powerful unconscious wishes होती हैं. So what are these wishes? 3 secret wishes, as I call them. 3 secret wishes. एक तो है desire for fusion. Fusion का मतलब है कि 2 जिंदगियों का, 2 शख्सियतों का, 2 इंडिविजुअल्स का इकट्ठा होना, ठीक है। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ वैलिडेशन, यानी कि आपको अगले शख्स से एफर्मेशन मिले, आप एक्सेप्टेड फील करें। और इन दोनों चीज़ों से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ज़िंदगी में रोमांस के थ्रू या इकट्ठे होने के थ्रू, वो दैट इज़ अ सेंस ऑफ अलाइवनेस। तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि ये जो प्यार की क्वेस्ट है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद सेंसिबिलिटी, है ना? हाँ। ये इट इज़ सो पावरफुल एन इमोशन के सेंसिबिलिटी इसमें कई दफ़ा उड़ जाती है। वो इसलिए सेंसिबिलिटी उड़ जाती है कि हमारी अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस हमारी कॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस को ओवरवेलम करती हैं। और ये जो हमारी अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस हैं, दे आर embedded in our heads through primitive desires. और primitive desires तो आपको पता है जब से चल रही हैं, जब से इंसान पैदा हुआ, and the way we've been parented. और इसमें प्यार के शुरू में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि the primary concern is with your own self and your needs and your own satisfactions. Because these wishes are fueled by the need to get rather than to give, they will eventually bring a clash between yourself and the person that you love. अच्छा। कुछ औरतें शादी करती हैं, उनको लगता है कि यार हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो टिक कर रही है, हम अब एक उम्र के हो गए हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। कुछ आदमी ये सोचते हैं कि यार मैं काफ़ी उम्र हो गई, अब मुझे भी सेटल डाउन होना चाहिए। But sometimes it has nothing to do with romance or wanting. So these are primarily your own needs, which actually determine your pathway in at least to start to seek a partner. अगला सवाल ऐसा भी आप सोच सकती हैं कि विशेस आती कहाँ से? Where does this wishes come from? ये बचपन से शुरू होती हैं, right from infancy as we move to adulthood. तो इन्फेंसी से एडल्टहुड में चलना भी एक पाथवे ऑफ इंडिविजुएशन है। आप इवॉल्व होते हैं फ्रॉम, बच्चा तो एक फरिश्ता है, इट्स अ क्लीन स्लेट। हाँ, तो उसमें जो इंडिविजुएशन आनी है वो या हमारी इन्वायरमेंट से आनी है। हमें जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो मिल गया है कि हमें हमारे जीन्स में क्या है। बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना तो ऑनगोइंग स्ट्रगल है, ठीक है। इंसानों की जो मोस्टली ज़िंदगी है वो कोपिंग है विद आवर इनर एंग्जाइटीज़ and coupled with a fearful avoidance of the outside pressures. तो अक्सर ज़िंदगी इंसानों की ऐसे ही है, एंग्जाइटी से डील करना। तो most individuals that are fortunate enough to develop a healthy and positive desire, और उनको जो उनकी रेयरिंग अगर अच्छी हुई हुई, इन्वायरमेंट अच्छी मिली है और जीन्स अच्छी मिली हैं, so they are more able to greet the challenges and risks of life. ठीक है, as parents this is possibly what we need to teach our children whilst they are growing up. और ये भी देखें कि इंसान की सोच ऑसिलेट करती है between fear and confidence, self doubt and self acceptance. What do you mean by fusion? जब आप अकेला फील करते हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस है या सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है, तो आप फ्यूजन डिज़ायर करते हैं विद अ सिग्निफिकेंट अदर। जो भी शख्स आपकी अनकॉन्शियस आइडियलिस्टिक
पिक्चर के करीब होता है, आप उसके करीब जाना चाहते हैं। और इसको भी अगर हम बैक ट्रैक करके थोड़ा सा देखें तो जब बच्चा माँ की वूम में होता है तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोसिस मीन्स दैट इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट यूनियन। माँ को खुशी हो रही होती है कि बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, वो उसका बच्चे को तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेंट को या फीटस को। जो ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, he or she starts to become an individual in its own right. तो separation from our mothers until our last breath we are alone. जो हम बड़े होते जाते हैं, narcissistic needs कम होती जाती हैं, लेकिन और ये narcissistic needs initially natural और healthy हैं, और बड़ों में भी ठीक है if these personality के traits हैं of self love is in moderation. बट ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारी रिश्तों को अफेक्ट करती हैं। आपको अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छी तस्वीर देखते हैं, अच्छी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, अच्छी नज़म पढ़ते हैं, तो आपके रिवॉर्ड सेंटर में दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होती है। तो अच्छा सनराइज़ देख लिया, अच्छी सीनरी, तो यहाँ डोपामिन जो एक ब्रेन में केमिकल है, कम रिलीज़ होता है। जब आप प्यार करते हैं तो यही डोपामिन का लेवल is produced in thousands and thousands times more than ordinary just visualizing a good scenery. और यही डोपामिन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये उतना ही पावरफुल है एज अ रिस्पॉन्स टू illicit ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, तो प्यार और ड्रग एडिक्शन में वो इंसानों की एडिक्शन है, ये प्यार की एडिक्शन है या ड्रग्स की एडिक्शन है, तो इसमें एक कॉमन पैरेलल है। तो फ्यूजन जो है ये एक फैंटेसाइज सोल्यूशन है टू द फीलिंग्स ऑफ फीलिंग सेल्फ डिफिशिएंट। मुकम्मल इंसान जो है वो कम किसी और इंसान की प्रेजेंस को सीक आउट करता हैं तो हम सारे ही नामुकम्मल इन सम वेज और दी अदर, और स्पेशली अगर हमारे पास एक बैकग्राउंड हो ऑफ इनकम्प्लीटनेस का थ्रू आवर पेरेंटिंग, तो ये अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाता है और मर्ज कर जाता है। तो टू एक्चुअली रीच द वंडरफुल सिक्योर स्टेट ऑफ हाउ वी फेल्ट विद आवर मदर्स, इसमें ये फिर इसी की तलाश सारी उम्र चलती रहती है। और कुछ लोग बचपन से जैसे पाले जाते हैं, दे आर फार मोर नीडी एज पीपल, है ना, उनको और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो और लोगों को ज़रूरत में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इमोशनली डिप्राइव्ड हुए होते हैं। ठीक है, एंड दे ड्रीम अ लॉट अबाउट फ्यूजन विद समवन हु कैन गिव देम लव, और वो जो हम अपने लिए प्यार डेवलप नहीं कर सकते, हम दूसरों में ढूंढते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल सर्च फॉर वैलिडेशन? अब देखें, फ्यूजन मिल गई, फ्यूजन का जो ड्राइविंग फोर्स है इज़ द नीड टू बी वैलिडेटेड। वैलिडेटेड का सिंपल मतलब है कि कोई आपको अपने साथ रिश्ते में लेके आता है तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो आपको एक्सेप्टेंस देता है, आपको प्यार देता है, आपको खुशी देता है। तो ये सारी वैलिडेशन के पीछे ये इमोशंस हैं। तो वैलिडेशन बेसिकली इज़ द नीड टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, और ये हमारी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करता है, हमारा जो अपने बारे में हम सोचते हैं उसको बेहतर करता है। तो माँ बाप बच्चों में ऑटोनॉमी इनकरेज करते हैं, सेल्फ रिलायंस इनकरेज करते हैं और डिपेंडेंस को कम करते हैं, और बच्चे जो कि माँ बाप के अप्रूवल के साथ नहीं जुड़े होते, वो ज़्यादा सेहतमंद दिमाग होते हैं। तो वो ये बच्चे फिर एक्सटर्नल प्रूफ को कम सीक आउट करते हैं दुनिया में। तो ये उन्हीं रिश्तों में फिर आगे जाके बनते हैं जो उनको लगता है कि यार ये सिक्योर रिश्ते हैं और हम इनके साथ रिश्ता प्यार का इसलिए नहीं इस्टेब्लिश कर ले कि हम खुद इनसिक्योर हैं, हमारी अपनी इनएडिक्वेसीज हैं, लेकिन हम इनको इसलिए प्यार कर रहे हैं कि हम एडिक्वेट हैं और हम ज़्यादा अपनी शख्सियत को, हम ज़िंदगी का मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दैट वी आर इनएडिक्वेट but because we are complete and we are looking for further completion. तो एक्सटर्नल प्रूफ ऑफ लवेबिलिटी जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है वैलिडेशन में। जिन एडल्ट्स में
who have not learned to validate themselves hold the strongest potential for becoming love obsessed. वो लगे रहते हैं वैलिडेशन के टू अ डिग्री के वो रिश्ते में अगले आप को स्मदर कर देते हैं, ओवरवेल्म कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव इमोशन भी बन जाता है वैलिडेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा मांगें अगले शख्स से तो तंग भी आ सकता है। वो तो कहता है यार ये तो ऑब्सेसिव है, इसको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई और काम नहीं है, इसके लिए तो जो एक वाहिद महवर है ज़िंदगी का वो वैलिडेशन है। वैलिडेशन अगर लिंक्ड है, द ड्राइव टू बी वैलिडेटेड, इफ़ दैट इज़ लिंक्ड विद आवर ओन वर्थ एंड स्टेटस, तो फिर ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव इमोशन। अच्छा, अब मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से कि सेल्फ वर्थ क्या चीज़ है। आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप उसकी कीमत लगाते हैं कि ये गाड़ी इतनी की है। सेल्फ वर्थ वही है कि जो एक इंसान अपनी ज़ात की, अपने नफ्स की, अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस की कीमत लगाता है कि एम आई वैल्यूबल, एम आई गुड लुकिंग, एम आई वर्थवाइल, एम आई लवेबल। तो सेल्फ वर्थ जो है बड़ी एक इट्स अ कॉन्सेप्ट इन इट्स ओन राइट। उन लोगों में जिनमें सेल्फ वर्थ इज़ एडिक्वेट, उनके रिश्ते ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और वो जनरली वैलिडेशन कम सीख करते हैं, चूँकि उनमें ये फीलिंग्स ऑफ डिफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, एंड इफ़ दे फॉल इन लव, दे जेन्युइनली फॉल इन लव, अच्छा, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन inadequacies but what they see in others. But nevertheless, I think तमाम रिश्तों में डार्क मोमेंट्स होते हैं फॉर लोननेस, जहाँ हमारी कुछ ना कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो हमें जो रिमाइंड करती हैं as to how we truly feel ourselves, and that again is a driving force to seek others. So personal validation seek करना through another person's love really does not work. So now we come to the, I think you talked about the third wish, which Yeah. is wish for aliveness. हाँ, ये सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है अच्छा, in anybody who has experienced love, and I'm sure each one of us has experienced love differently. दुनिया बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत चैलेंजिंग है, तो इंसानों को रिचार्ज करनी है अपनी बैटरीज, और इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू फील अलाइव एंड एक्साइटेड अबाउट लाइफ। कुछ लोग ये अलाइवनेस थ्रू सेक्स करते हैं, कुछ लोग थ्रू ड्रग्स करते हैं, कुछ लोग स्टिमुलेटेड होते हैं थ्रू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लव। परसूट ऑफ रोमांस मेरे ख्याल में is probably one of the most powerful drivers to create aliveness, and it's a guaranteed source of intense emotion, time honored, tested. इसमें जैसे मैंने कहा, जिन्होंने प्यार सीख किया है और एक्सपीरियंस किया है, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इनर वेल बीइंग है, ऑलमोस्ट एज इफ यू आर हैविंग अ केमिकल हाई। अच्छा, रिवॉर्ड सेंटर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टिमुलेट होता है। अलाइवनेस अगेन इज़ एन एंटीडोट ऑफ फीलिंग ऑफ क्रॉनिक एम्प्टीनेस, और लोग इसको बार बार सीख करते हैं। एक रिश्ते में जहाँ अलाइवनेस ख़त्म हो जाती है, वो एक खूबसूरती और खुशबू की खूबसूरती और नींद का ना आना, रात को तारे गिरना, सीटी मारते रहना, अपना ख्याल रखना, तो वो ये फिर बार बार सीख करते हैं। इट्स लाइक अ ड्रग। सो देन दे फ्लिट फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर। कॉन्स्टेंटली जब एक रिश्ते से बोर हो जाते हैं, वो दूसरे रिश्ते पे चले जाते हैं, इसलिए कि वो अपने आप में ज़िंदा फील करना चाहते हैं, मुकम्मल फील करना चाहते हैं। सो अलाइवनेस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सीकिंग वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस टू योर इंटरनल प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव मैसेज ये है कि despite of how you have been reared, loving and being loved can be learned. so I think there are stages of love also. Yeah. Please just देखें, प्यार एक प्रोसेस है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, ठीक है? तो जहाँ प्रोसेस हो वहाँ स्टेजेस तो होंगे, है ना? तो ऑल गुड स्टेबल लविंग रिलेशनशिप्स विल इवॉल्व थ्रू अ पाथवे। एक रास्ता, एक पगडंडी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पगडंडी के पहले हिस्से से आप छलांग मार के आखिर में पहुंच जाए। It's a whole path. हाँ, you have to walk through it. The whole path. और उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं, खुशियाँ भी हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं,
तो इन सब चीज़ों का आप मैनेज कर लें तो जो इवेंचुअल स्टेज ऑफ लव है वो मैच्योरिटी की है। लेकिन इससे पहले मैं 2 और स्टेजेस हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला स्टेज हमने देख लिया पिछले में कि रोमांस है, और उसमें दूसरा स्टेज है पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें कि जो हकीकत है या रियलिटी विद कोलाइड विद द रोमांस। और फाइनल स्टेज जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल इवेंचुअली इवॉल्व इनटू मैच्योर एंड एंड्यूरिंग लव, व्हिच देन कैन लीड टू possibly the contract of marriage with a commitment. तो आप एक्सप्लेन करें द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज वेरी मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स जिसने प्यार किया है वो अपनी ही ज़िंदगी को अगर एनालाइज करे इस एक्सपीरियंस को, तो रोमांस हम इसलिए करते हैं कि हमें एक एक्सक्विजिट फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट चाहिए। We want to be infatuated with another person. मैं अपने साथ रोमांस करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक और शख्स के रोमांस के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सब में देखा है कि पूरे 5 सेंसेस जो हैं, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, इज ऑल अफेक्टेड इन रोमांस। तो इट अफेक्ट्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर सेंसेस। इट्स लाइक बीइंग हाई ऑन ड्रग्स। एक हाइटेंड सेंसिटिविटी होती है टू ब्यूटी, not only in our lover but also in the world at large. Sight, smell सब अच्छी लगती हैं। So ये रोमांस है ना, ये तीनों बेसिक चीज़ों को इकट्ठा करता है, फ्यूजन को, वैलिडेशन को और अलाइवनेस को, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस करी। अगर एक आपको लगता है कि ये शख्स रिलेटिवली चीप है, ये डिनर पे मुझे लेके आया, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, आप कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा लिबरेटेड आदमी है, बड़ा एजुकेटेड आदमी है, ये तो विमेन की लिबर्टी में बिलीव करता है, तो लिहाजा तो वो उस वक्त की खामियां जो है ना, वो आप उसको रैशनलाइज कर देते हैं। या कोई जो आदमी कहता है कि अच्छा भाई हम खाने पे गए हैं, हम कॉस्ट को इक्वली शेयर करेंगे, तो उस वक्त तो वो ठीक लगता है। बंदा सोचता है यार ये इंग्लैंड से पढ़ के आया हुआ है या वलायत में ज़िंदगी गुजारी है, अमेरिका में ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ ऐसे ही होता है। एक शख्स कम बोलता है, उसको ख़वातीन समझती हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस है। कम बोलना भी उसको एक पॉजिटिव स्पिन देते हैं। Having said that, there is no question that romantic love is one of life's great experiences, and I would also go as far as saying it's one of the most wonderful adventures that you can ever experience. Yes. Don't take my word for it. If you haven't experienced this, go and experience this. रोमांस में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, अच्छा, ठीक है, जिसको बैलेंस आउट करना। सो रिवॉर्ड्स हैं इंटॉक्सिकेशन, फीलिंग ग्रेट, बट इट मे कैरी विद इट द इनएविटेबिलिटी ऑफ सीरियस साइकोलॉजिकल हैंगओवर्स व्हेन इट डजंट वर्क आउट। ये ऐसे ही हैंगओवर है जैसे आपने कोई इलिसिट सब्सटेंस या अल्कोहल ली है, ऑफ टू मच ऑफ इट, the next day you don't feel too good about it. So now we come to the second stage, where I guess where the reality hits, the intrusion of reality. Reality intrude करती है या collide करती है रोमांस के साथ, और ये basically collide करती है इंसान की unconscious wishes और needs के साथ, और जो हमारी heightened expectations होती हैं रिलेशनशिप में। तो बेसिकली रियलिटी इंट्रूड कर रही होती है हमारी अनकॉन्शियस फैंटेसीज के साथ। तो इन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस रिलेशनशिप इसमें एडजस्टमेंट शुरू होती है। जब रियलिटी रोमांस के साथ हिट करती है या फैंटेसी के साथ क्लैश करती है, तो समटाइम्स इट कैन क्लैश वेरी वायलेंटली, और इतनी वायलेंटली रिएक्ट करती है कि रिश्ते या तो टूट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। कि पहले तो वो हर दिन तारीफ़ कर रहा था कि भी आज कपड़े बड़े अच्छे पहने, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। 3-4 महीने के बाद वो चीज़ें ज़रा कम हो जाती हैं, तो वो अगला शख्स समझता है कि यार ये बोर हो गया, ये तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। फिर लोग ये कहते हैं कि यार ये रिश्ता शायद वैसा नहीं था जैसे मैं चाह रही थी या चाह रहा था। मे बी इट इज़ नॉट द रियल थिंग आई वॉन्ट, मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब रियलिटी
रोमांस के साथ कोलाइड करती है तो शक पड़ना शुरू करता है कि यार ये मैंने सही फैसला किया या नहीं किया। इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिश्ते टेम्परेरी टूट भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है, नॉइंस भी आता है। और ये वो शख्स है जो पहले रोमांस में लगता था कि ये कुछ काम गलत कर ही नहीं सकता, जी हाँ, है ना। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग का पीरियड शुरू हो जाता है। His clothes are wrong, his friends are tedious, his laugh is weird. कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने रिश्ते इसलिए एंड किए हैं कि अगले शख्स की हाइजीन एडिक्वेट नहीं है। ये शुरू में नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, हैं उस वक्त तो ओवरलुक करते हैं। तो इसका नुकसान है कि अक्रॉस द बोर्ड डिसअप्रूवल चलना शुरू हो जाता है। फिर बंदा सोचता है यार मैं की वेख्या दे बंदे च, व्हाट डिड आई सी एवर सी इन हिम। फिर इससे रिजेंटमेंट बिल्ड करनी शुरू हो जाती है। तो what is really happening here is that the lovers' initial idealized and romanticized image of each other is being replaced by more realistic images. हाँ, realism set हो रही है, हकीकत set in हो रही है, और इससे ज़ाहिर है conflict surface होगी। And if this is not resolved or accommodated or compromised, then the individuals fusion की state से निकल के दो separate identities बन जाते हैं, and then they become painfully distinct and they may take their own रास्ता या अपना own pathway choose करते हैं। So the initial wish for oneness is replaced by the desire कि यार I need breathing space. You become anxious, fear of separation, sense of abandonment kicks in, और it may be interpreted, इसमें इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने ऐसा किया, you are not enough, whereas in fact the point is that the individual who's complaining is probably not enough in himself. तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, and eventually people can separate, you know, and they say, well, it was good while it lasted, I don't like you anymore. और रास्ते जब वो अलहदा हो जाते हैं तो टेंशन सबसाइड कर जाती है, बट दैट ब्रिंग्स इन विद अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिस्पोंडेंसी। सो एक सेंस ऑफ लॉस है जिसको मैं आइडियोलॉजिकल बेरीवमेंट कहता हूँ, क्योंकि वो शख्स फिज़िकली तो मर नहीं जाता लेकिन आइडियोलॉजिकली मर जाता आपके लिए। तो फिर इसकी भी स्टेजेस हैं रिकवरी के, डिनाइल है, एक्सेप्टेंस है, डिप्रेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है। शादीशुदा रिश्तों में जब लोग सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो जाती तो वो समझते हैं कि यार ये मुझसे बोर हो गया, ये शायद कोई नई चीज़ चाहता है। एंड दैट कैन हैपन इवन इन द मोस्ट हारमोनियस, मोस्ट पैशनेट रिलेशनशिप्स। सो नॉर्मल कूलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इज़ नॉर्मल। हाँ, सेक्सुअल इंसेशबिलिटी कैनॉट लास्ट फॉर एवर एंड इट शुड नॉट बी सीन एज ए इंडिकेटर ऑफ द परफेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। कुछ लोग समझते हैं कि जी हमारी सेक्सुअल लाइफ परफेक्ट है लिहाजा हमारा रिश्ता भी परफेक्ट है, हालांकि सेक्स इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लव। अल्लाह मैंने पहले प्यार बनाया, इंटरेस्ट बनाया, हार्मोन्स बनाए। लव हैज़ टू कम फर्स्ट इन एनी शेप और फॉर्म, चाहे वो सही डायरेक्टेड हो या ना हो, एंड सेक्सुअलिटी इज़ द नेक्स्ट स्टेप। एंड सेक्सुअलिटी इज़ लाइक हैविंग अ मील, you know, if you have the same meal over and over again, sometimes, you know, boredom sets in, but people can keep their love and their sexual life exciting. जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों के रिश्ते inadequate होते हैं वो फिर रिश्तों में चलते रहते हैं for the need for fusion, validation, aliveness, romance. तो वो थोड़े से relatively unstable लोग होते हैं, और अक्सर हम personality disorders में हिस्ट्री में ये पूछते हैं कि आपने कितने रिश्ते चले, कितने अरसे के लिए चले, एंड द पर्पस ऑफ दैट ड्राइविंग फोर्स टू हैव मैनी रिलेशनशिप्स, उसके रीजंस क्या थे। मैग्निफिकेशन ऑफ पिटफॉल्स दैट कैन अकर इन रिलेशनशिप अनलीश करती हैं हमारी प्रिमिटिव अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को और एक्सपेक्टेशंस को। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेचुरल साइकिल्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप इनको समझ लें, देख लें, इनके बारे में जान लें, तो इट कैन प्रिवेंट सैडनेस एंड बीइंग टॉर्मेंटेड। हाँ, तो ये एक समझें कि एक ड्रामा है
जिसमें वेरियस स्टेजेस हैं, वेरियस किस्तें हैं। अगर आप इन किस्तों को सही तरीके से मैनेज करें, इवन अगर रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है तो उतनी लेवल ऑफ सैडनेस और टॉर्मेंट इंसान नहीं गुजरता। सो इट इज़ एसेंशियल टू एक्सेप्ट द नोशन ऑफ फेजेस इन रिलेशनशिप और स्टेजेस, और ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में है, इंक्लूडिंग इन द रिलेशनशिप्स ऑफ लव। मैंने कुछ शख्स थ्रू क्लिनिकल प्रैक्टिस देखा है दैट दे क्लिंग ऑन टू टाइटली टू रोमांटिक वर्जन्स। जब वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं या रोमांटिक वर्जन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, so they have greater difficulty in the inevitable period of adjustment and when reality collides with romance. Explain that thing, that's a very important stage. Emanates from our own estimation of our own selves. अपनी कीमत आपने जो लगाई है अपनी शख्सियत की, अपनी स्टेबिलिटी की, वो अगर बेहतर हो तो मेच्योर लव में आप ज़रूर जाएंगे। अगर आप अपने आप को नामुकम्मल समझ के ये समझते हैं कि मैं अगले को बदल दूं और वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं है। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इनएडिक्वेसीज पे काम करके अपने आप को वर्थवाइल और वैल्यूबल करेंगे तो मैच्योर लव में मोर लाइकली टू एंटर। ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि रोमांस हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट पेव्स द वे फॉर मैच्योर लव। ये एंड नहीं है मैच्योर लव, इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी न्यू एंड समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग। हाँ, तो इसमें रोमांस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, रियलिटी को डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। इट इज़ एन अप्रिसिएशन ऑफ समवन फॉर हु और शी रियली इज़, रादर देन व्हाट वी वुड वांट दैट पर्सन टू बी लाइक। मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, कि हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करें और बेहतर करें, और अगले को भी जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, रादर कि हम उसको तब्दील करें। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट मे यू हैव मैनी मोर ऑफ देम। डूज एंड डोंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इट विल बी इन ऑर्डर टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू टू से। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि अपनी इनएडिक्वेसीज को आप पॉइंट आउट करें, उसको डिस्कवर करें और उन पे काम करें। एंड लव फॉर द राइट रीजंस, मैरी फॉर द राइट रीजंस, not for money or not for status, not for political influence. Marry because you well and truly love them or you think you might be able to love them one day. Intellectual harmony होनी चाहिए। और मैं जैसे इस पे एंड करूँगा, एक साइकियाट्रिस्ट हैं बड़े मशहूर, हैरी स्टैक्स सलिवन, who said that love exists when another person's security and satisfaction are as important to you as your own. And I'll end it there. Thank you so much. I think it was very insightful, and I really believe it is a very important topic. So I well and truly believe that the older generation, but more so the younger generation, may see love, marriage and all these things as a process. Thank you. वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।